हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों, 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 26वें एपिसोड में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि सेल के विद्युत वाहक बल के मापन में क्या समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे किया जाता है, समाधान करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए केमिस्ट्री विद तेजू सर चैनल के साथ। शुरू कर रहा हूं बच्चों। वीडियो के लास्ट में मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ, मैंने आज एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीख लिया है। तो शुरू कर रहा हूं, सेल के विद्युत वाहक बल या सेल विभव के मापन में समस्याएं। देखो बच्चों कि आपके पास दो बातें थी, एक तो होता है सेल विभव और एक होता है सेल विभवांतर। बात समझा रहा हूं लेकिन थोड़ी से पहले की बात कर रहा हूं। सेल विभव जिसको हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, इसका मापन तो हम क्या करते हैं कि विभव मापी से करते हैं, विभव मापी से करते हैं। और सेल विभवांतर का मान जो है हम वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम सेल विभव का मान विभव मापी से ज्ञात कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास कई समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं बात कर रहा हूं। नंबर एक बात क्या होता है कि जो आप सामान्य सेल जिसका उपयोग कर रहे हो, जिसका विभव मापी आपने या विद्युत वाहक बल आपने ज्ञात करना है, उसका विभव या विद्युत वाहक बल जो है वो क्या निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इलेक्ट्रोडों के चारों ओर या इलेक्ट्रोडों के पास क्या हो जाते हैं, आयनों की सांद्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आपने अगर मान लो आप केमिस्ट्री शुरू से सीख रहे हैं, मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आपने कुछ इस तरीके से देखा था कि जिंक का इलेक्ट्रोड होता था, यहां से Zn+2 विलयन में आते थे। ठीक है, ये Zn+2 जो है इस इलेक्ट्रोड को जो है चारों तरफ से घेर लेते थे। तो इन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती थी। इन आयनों को हालांकि संतुलित करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाते हैं, लेकिन साल्ट ब्रिज भी जो है इतना नहीं वर्क कर पाता। जो क्या होता है कि ये जो आयन जो बहुत ज्यादा मात्रा में विलयन में आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनकी आयनों की सांद्रता में परिवर्तन से इस सेल का जो विभव है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो निश्चित नहीं रह पाता। परिवर्तित का मतलब क्या है, विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होने से विभव या विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, कम। और इसको कोई पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल भी प्राप्त नहीं होता, विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जितना कम हो जाएगा ना, पुनरुत्पादनीय मिलता रहता, अगर मान लो एक्स्ट्रा मिलता रहता, दोबारा उत्पन्न होकर के विभव मिलता रहता, तो मान लो 10 से ये 8 हुआ, पुनरुत्पादनीय 2 मिल गया, तो ये कितना हो जाता, वापस 10 हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये इसको नहीं मिलता, इसलिए ये 10 से जो है घट करके 8, फिर 7, फिर 6 ये घटता जाता है। ठीक है, तो ये नियत नहीं रह पाता। एक तो ये समस्या है कि मापन क्या करें, मापन करके मान लो हमने सेल को छोड़ दिया तो हमने जो मापा क्या वही रहेगा, नहीं, वो तो रहता ही नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक समस्या ये आ गई। दूसरी समस्या देखो बच्चों कि आपने इतने दिन हो गए आप सेल पढ़ रहे हो, सेल में जितनी भी अभिक्रिया लिखते हो कैसी हो जाती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जिंक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉपर ग्रहण करता है तो कॉपर ही ग्रहण करता है। ठीक है, जिंक त्यागता ही रहेगा, कॉपर ग्रहण करता ही रहेगा। इसमें एक ही तरीके से अभिक्रिया चलेगी, अभिक्रिया उल्टी नहीं चलती। अभिक्रिया क्या होती है इसके अंदर कि सेल में होने वाली अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इसलिए इनकी सांद्रताएं जो है वो क्या हो जाती हैं, फिर सांद्रताएं जो है वो क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी समस्या ये है।
और तीसरी ये है, ये आप स्टार डाल करके समझना, क्योंकि ये दोनों तो पहले से जुड़ी हुई हैं, ये वाली बात नहीं है कि जो सामान्य सेल होता है ना, उसका ताप गुणांक अधिक होता है। ताप गुणांक क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। ठीक है, ताप गुणांक का मतलब क्या है कि यदि किसी सेल के ताप में वृद्धि की जाए या ताप में परिवर्तन किया जाए तो उसकी वोल्टता बहुत ज्यादा बदलती है, बहुत ज्यादा बदल जाती है। आयनों के बदलने से या अन्य किसी वजह से क्या होता है कि ताप बढ़ाने से उसकी वोल्टता बदल जाती है। अधिक ताप गुणांक, इसको हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक अधिक होने का मतलब थोड़ा सा ताप बढ़ाओ वोल्टता ज्यादा परिवर्तित हो जाती है, थोड़ा सा ताप बढ़ाओ तो वोल्टता ज्यादा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात ताप गुणांक अधिक होता है। ठीक है, तो अब ये तो रही हमारे पास तीन समस्याएं। ठीक है, क्योंकि ये आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के एग्जाम में जो मैं आज क्लास ले रहा हूं उससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये क्या कह रहा है, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि विद्युत वाहक बल के मापन में क्या समस्याएं आती हैं, तो आप समस्याएं लिखाएंगे कि एक तो इसका विद्युत वाहक बल निश्चित नहीं रहता सेल का, ठीक है, और उसको पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं प्राप्त होता, और इसमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, और इसका ताप गुणांक जो है अधिक होता है। ये तीन आपकी क्या हो गई समस्याएं। अब बात आती है, यहां पर मैं ये लिख दिया इस तरीके से लाइन। अब आप देखो, स्टार डाल करके लिख रहा हूं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। समाधान कैसे किया जाएगा, इसके समाधान के लिए मानक वोस्टन सेल काम में लिया जाता है। मानक वोस्टन सेल काम में लिया जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मानक वोस्टन सेल काम में लिया जाता है। ठीक है, अब मानक वोस्टन सेल क्यों काम में लिया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल के विद्युत वाहक बल में क्या समस्याएं आती हैं और उसके समाधान के लिए क्या प्रयुक्त करते हो, तो समस्याएं ये रही और समाधान के लिए प्रयुक्त क्या करते हो? मानक वोस्टन सेल। लेकिन अगला प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि सेल के विद्युत वाहक बल के मापन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए आप मानक वोस्टन सेल ही काम में लेते हो क्यों? यही काम में लेते हो क्यों? ठीक है, तो इसका कारण आप यहीं से लिखेंगे क्या कि नंबर एक बात, इसका जो मानक वोस्टन सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल जो है वो निश्चित होता है। निश्चित होता है। कितना होता है निश्चित? इसका होता है कि 1.00183 वोल्ट होता है। ठीक है, ये इसका विद्युत वाहक बल निश्चित होता है। इसमें पुनर्विद्युत उत्पादनीय विद्युत वाहक बल प्राप्त होता रहता है, इसलिए मानक वोस्टन सेल प्रयुक्त होता है। एक कारण ये हो गया। और इसके अंदर होने वाली अभिक्रिया जो है, इसमें जो अभिक्रिया होगी, इसकी समस्या क्या थी कि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। तो मानक वोस्टन सेल काम में लोगे तो उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया कैसी होगी? फिर उत्क्रमणीय होगी। कैसी होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। चलो, इसके अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। किसमें? मानक वोस्टन सेल में, इसलिए इसे काम में लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए एक और कारण बताओ कि मानक वोस्टन सेल क्यों काम में लिया जाता है। आपको समस्या पता थी कि इसका ताप गुणांक, सामान्य सेल का ताप गुणांक अधिक होता है। ठीक है, लेकिन मानक वोस्टन सेल ले लोगे तो क्या हो जाएगा? इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ताप गुणांक बच्चों क्या होता है? कम होता है। और कितना होता है? ये होता है 4 बार जीरो लगानी आपने, 0.005 वोल्ट पर केल्विन। इसका मतलब अगर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करते हो तो इसके वोल्टता में 0.00005 वोल्टता ही चेंज होती है, अर्थात इसका ताप गुणांक क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न आया कि आप विद्युत वाहक बल के मापन की में आने वाली समस्याओं के समाधान में मानक वोस्टन सेल ही क्यों काम में लेते हैं, तो आप कहोगे क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल निश्चित होता है, इतना 1.00183 वोल्ट, और इसमें पुनर्विद्युत्पादनीय विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। इसमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं और इसका ताप गुणांक का मान जो है वो क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है, तो ये हुई बातें।
अच्छा, फिर ये सब जानने के बाद में आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये मानक बोस्टन सेल होता क्या है, ये इसकी समस्याओं का हल कर रहा है, ये समस्याएं, ये समाधान करने के लिए उपयुक्त उपकरण, ये बात हो गई। लेकिन ये होता कैसा है मानक बोस्टन सेल, इसकी क्रिया विधि कैसी होती है? तो ये जो बात क्वेश्चन में आपके मन में आ रहा है, यही क्वेश्चन बच्चों इस बार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मानक बोस्टन सेल का सचित्र वर्णन करो। मानक बोस्टन सेल का सचित्र वर्णन करो, यही क्वेश्चन जो है इस साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, मानक बोस्टन सेल, मानक बोस्टन सेल। देखिए, मानक बोस्टन सेल का आपको सचित्र वर्णन करना है, तो शुरू कर रहा हूं मैंने। पहले इसका सचित्र वर्णन मतलब चित्र ही बनाते हैं अपने इसका। देखो, मानक बोस्टन सेल जो होता है ना बच्चों, एच आकार का होता है। कैसा होता है? एच आकार का। तो आप एच बनाओ पहले तो, ये लो जी, आप ऐसे करके एच बना सकते हो। ऐसे, यूं, ये लो, ये एच आकार का बन गया। ये जो मानक बोस्टन सेल है वो एच आकार का होता है। इसके अंदर ये ध्यान रखना कि ये यहां पर जो है वो क्या होती है, प्लेटिनम की तार लगी होती है, पीटी की तार। यहां पर भी क्या लगी होती है बच्चों, पीटी की तार लगी होती है। ठीक है, और इधर गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये जो इधर राइट हैंड साइड वाला ये जो पैर है ना एच का, वो एनोड का काम करता है, ये ध्यान रखना। किसका काम करता है? एनोड का। और इसका जो लेफ्ट हैंड पैर है, ये वाला हाइड्रोजन का ये वाला जो है पैर है, ये किसका काम करता है बच्चों? कैथोड का काम करता है। ये बात भी आप समझ गए। ठीक है, क्यों ये इसको स्ट्रेस दे करके मैंने क्यों बताया? क्योंकि सामान्यतः कैथोड हम इधर बनाते होते हैं, एनोड हम इधर बनाते होते हैं, लेकिन मानक बोस्टन सेल जो होता है उसका एनोड राइट हैंड साइड बनाना है और कैथोड लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। क्लियर? फिर आप देखो कि जो एनोड है ना, उसके पैर को 3 हिस्सों में काटना है आपने। कितने हिस्सों में? 3। 1 2 और ऊपर बड़ा 3। ठीक है, और जो अपने पास कैथोड है उसको 4 हिस्सों में बांटना है। 1 2 3, 1 2 3 और एक ऊपर वाला हिस्सा 4। ठीक है, तो आपने एक और चीज सीख ली, एनोड को कितने, एनोड वाला पैर जो है कितने भागों में तोड़ना है इसको? 3। 1 2 3, 3 वाला बड़ा है देखो। और कैथोड वाले पैर को कितने हिस्सों में तोड़ना है? 4 में। 1 2 3 और आगे लास्ट वाला बड़ा है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको 4 हिस्सों में तोड़ना है। चलिए, अब आप देखो कि यहां पर एक चीज सीखना है अपने को। इधर जो है इस हिस्से के अंदर क्या भरा होता है? इस हिस्से के अंदर भरा होता है बच्चों कैडमियम। कैडमियम यहां पर भरा होता है CdHg। CdHg, कोई बताएगा ये CdHg को क्या कहेंगे? बोलो, कितने लोगों को पता है? CdHg को हम कहेंगे कैडमियम अमलगम। क्या कहेंगे? कैडमियम अमलगम, क्योंकि Hg किसी के साथ भी होता है तो उसको अपने अमलगम कहते हैं। जिंक होता तो जिंक अमलगम, सोडियम होता तो सोडियम अमलगम। ठीक है, तो आप सबसे नीचे तो कैडमियम अमलगम भरेंगे, CdHg भरेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है, यहां पर आप क्या भरोगे? यहां पर आप भरोगे बच्चों एक लवण जिसका नाम है CdSO4.8/3H2O। ये आप लवण भरेंगे। देख रहे, ये दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है मैंने? CdSO4.8/3H2O। ये दो पैर, इस पैर के 2 हिस्सों में, एक में आपने कैडमियम अमलगम भर दिया, एक CdSO4.8/3H2O भर दिया। अब इस साइड आओ आप कैथोड में, इस पैर में आप भरोगे बच्चों Hg। क्या भरोगे? Hg, मरकरी। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, नेक्स्ट जो हिस्सा है, उसके अंदर आप भरोगे बच्चों कि अपने पास यहां पर आप भरोगे, मैं अलग पेन का यूज करना चाहता हूं, ये लो, चलो इसको यूज कर लेते हैं। यहां पर इस हिस्से के अंदर जो भरोगे
उसको भरोगे आप Hg2SO4। ठीक है, आप गौर करना बच्चों, ये हो सकता है आपको दिखे नहीं, क्या लिखा हुआ है Hg2SO4, इस पैर में आपने भर दिया Hg2SO4। फिर जो इसका ये तीसरा हिस्सा है, इसके अंदर आप क्या भरोगे, फिर इसके अंदर भरोगे CD, यहां पर आपने भरा है बच्चों, देखो CdSO4 डॉट 8/3 H2O, 8/3 H2O। देखो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी CdSO4 डॉट 8/3 H2O है, यहां पर भी CdSO4 8/3 H2O है, यहां पे कैडमियम अमलगम, यहां पर Hg, ये Hg2SO4 यहां पर एक्स्ट्रा भरा हुआ है, इसलिए एक खाना हमने एक्स्ट्रा बनाया है। क्लियर? अब आप देखो कि इसके ऊपर जो है, ये जो दोनों हिस्सों में जो बड़े बड़े हिस्से मैंने दोनों के खाली छोड़े हैं, यहां पर आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर आपने भरना है, गौर करना है इधर, यहां पर आपने क्या भरना है बच्चों, देखो ये लो, इस हिस्से में भरना है, दोनों में ही, दोनों में आपने भरना है, अलग अलग लिख देता हूं, CdSO4 का अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, और यहां पर भी आप भरेंगे बच्चों CdSO4 का अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, नया जुड़ा हुआ टॉपिक है सिलेबस में, इसलिए ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। देखो क्या आपने क्या किया कि H आकार बनाया, H आकार का यहां पर और यहां पर पीटी की तार लगा दी, जिससे ये आगे जुड़ेगा। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड एनोड, लेफ्ट हैंड साइड कैथोड। एनोड 3 हिस्सों में, CdHg, CdSO4 डॉट 8/3 H2O और CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। और इस साइड क्या हो गए, 4 हिस्से, जिसमें नीचे नीचे Hg, फिर Hg2SO4, फिर CdSO4 डॉट 8/3 H2O और लास्ट में है CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। तो ये चित्र जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आप देखो बच्चों कि इसमें इसकी क्रिया विधि क्या होगी, ये कैसे कार्य करता है। चलो तो इसके सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड पर क्रिया, एनोड पर क्रिया। आप चित्र का वर्णन कर देंगे, चित्र तो जो बना है वैसा ही लिखना है अपने को। ठीक है, अब आप एनोड पर क्रिया देखेंगे। एनोड सब लोग जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होगी, ये देखो मैंने लिखा CD ठोस, यहां पर CD लिया था ना अपना ने, ये CD जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और क्या बन जाएगा, CD+2 एक्वस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो एनोड पर क्रिया होगी। अब कैथोड पर क्या क्रिया होगी, कैथोड पर क्रिया, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। एनोड वाली तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि CD 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो CD+2 बनेगा, सॉलिड से एक्वस बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है अपने को। कैथोड वाली अभिक्रिया आपको समझनी थोड़ी सी जरूरी है। क्या है आपके पास, देखो कि यहां पर जो आपके पास CD से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे वो इलेक्ट्रॉन आते हैं किसके पास, इस तार से होते हुए इस Hg2SO4 के पास आते हैं। ये देखो Hg2SO4 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि कैथोड है और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ये बन जाता है, एक तो बन जाता है SO4-2 और एक बन जाता है 2Hg। कोई कहे सर मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई, तो इधर देख लें कैसे बनेगा ये, मैं इसको समझा रहा हूं, इस अभिक्रिया को अभी साफ कर दूंगा। देखो पहले मैंने लिखा, इसको पहले तोड़ना सीखो। तोड़ना कैसे है, Hg फिर SO4, ये वाला इसके सिर पे -2, ये वाला इसके सिर पे, ये 4 इसके सिर पे आएगा क्या, नहीं, ये जो SO4 के बाहर ब्रैकेट के बाहर यहां पर कुछ लिखा होगा वो आएगा, और अपने पास SO4 के बाहर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब Hg+ आएगा। और Hg+ है कितने, 2। इस तरीके से टूटा।
अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। पहले ये तोड़ना आना चाहिए। मैंने आपको एक बेसिक क्लास भी दे रखी है, आप वीडियो में नीचे देखेंगे तो आपको एक क्लास मिलेगी जिसके अंदर मैंने आपको अणुसूत्र बनाना और तोड़ना सिखा रखा है। तो ये आप तोड़ोगे ना Hg2SO4, तो ये बनेगा 2Hg प्लस और SO4-2। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन करेगा, Hg प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Hg उदासीन हो जाएगा, और 2 Hg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो 2 Hg उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो SO4-2 है, ये ऐसा का ऐसा SO4-2 एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये वाली अभिक्रिया कैसे हुई आपको समझ में आ गई? ओके बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि ये एनोड की अर्ध सेल अभिक्रिया है, ये कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी? नेट सेल अभिक्रिया अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो इस तरीके से अभिक्रिया बनेगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बना आपके पास, CD ठोस। किससे अभिक्रिया करता है? Hg2SO4 से, Hg2SO4 से, और बन जाता है, ये दोनों जोड़ दिए अपनों ने। अब इधर क्या क्या बच गए, CD प्लस 2, 2Hg और SO4-2। तो आपके पास बन गया CD प्लस 2 और SO4-2 और प्लस 2Hg बन गया। ये आपके पास नेट सेल अभिक्रिया है। ये जो उत्पाद है ना तीनों, ये बचा ये लिख दिया, ये बचा ये लिख दिया, ये बचा ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपके पास मानक वोस्टन सेल का सचित्र वर्णन हो गया। पेपर में आएगा मानक वोस्टन सेल का सचित्र वर्णन करो, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, एनोड कैथोड पर क्या क्या भरा हुआ है ये लिखना है, और ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी है। आपके पास मानक वोस्टन सेल का जो चित्र है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है इसकी पूरी डिटेल इस अपने 12th क्लास में नहीं दे रखी है, लेकिन जितनी दे रखी है मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया लग रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। ठीक है, ये साथ के साथ अपने याद भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, नोट्स बना रहे हो साथ में, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, अब आपके बात समझ में आई कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में ये समस्याएं आती हैं। फिर आपने देखा कि इसका समाधान मानक वोस्टन सेल है। क्यों समाधान है वो आपने देखा कि मानक वोस्टन सेल ही क्यों काम में लिया जाता है वो भी आपने देखा। फिर मानक वोस्टन सेल होता कैसा है, वो कैसे क्रिया करता है ये भी आपने देख लिया। लेकिन मानक वोस्टन सेल से हम विद्युत वाहक बल का मापन करेंगे कैसे, ये अभी तक हमारे पास जो है वो डाउट बना हुआ है। और ये ज्ञात करने में हम किस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, ये भी हमारे पास एक डाउट बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप डायग्राम और ये उतार लेंगे इसके अंदर, क्योंकि CdSO4 बहुत सारा पड़ा होता है, इसलिए बहुत सारी ये अभिक्रिया आगे चलती रहती है और पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल मिलता रहता है। और यहाँ पर ये जो है इसी तरीके से, ये क्योंकि मिक्सचर जो है H आकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें होने वाली अभिक्रिया भी जो है वो क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दी है, इसलिए मानक वोस्टन सेल काम में लिया जाता है। चलिए, अब बात आती है क्या कि इस सिद्धांत मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, यह समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का भी फोन आता है मेरे पास और पूछते हैं कि सर ये बताना कि ये पोगेंड्रॉप प्रिंसिपल क्या है, और मैं आपको सिखाता हूं। हालांकि टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगे कि यार ऐसा था। तो सिद्धांत जो है वो है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, वो करता है पोगेंडॉप सिद्धांत पर, या पोगेंड्रॉप संपूरक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये पोगेंड्रॉप संपूरक सिद्धांत क्या है, इस पर ये अभी जो अपने सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करेंगे वो इसी सिद्धांत के आधार पर ज्ञात करेंगे। और ये सिद्धांत है क्या, देखो ये सिद्धांत बिल्कुल आसान सा है। आपको क्या करना है कि दो रेसलर को लड़ाना है, दो रेसलर को लड़ाना है। जैसे मान लो जॉन सिन्हा को आप किसी रेसलर से लड़ा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास दो रेसलर हो गए, दोनों को क्या करना है, ऑपोजिट लगाना है। एक है हमारे पास C1 और एक है हमारे पास C2, दोनों को ऑपोजिट बिठा दो, दोनों को एक दूसरे के विपरीत ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, अब आपको पता है जब ये दोनों लड़ेंगे तो
ये तकड़ा होगा तो इसको इधर रख देगा, ये तकड़ा होगा तो ये इसको धक्के ले जाएगा, लेकिन दोनों की पावर बराबर हुई तो ये बीच में घुस जाएगा, दोनों बीच में से जोर लगाते रहेंगे, खड़े रहेंगे बीच में। ठीक है, तो ये एक बात होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, दो रेसलर को लड़ाना है, एक चीज क्लियर। फिर आप देखिए एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कि मान लो मुझे C1 का विद्युत वाहक बल या मेरे को C2 का बल ज्ञात करना है कि कितना मजबूत, कितना तकड़ा है। ठीक है, मुझे ज्ञात करना है कि C2 कितना तकड़ा है। तो बताइए C1 C2 से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि कम पावरफुल होना चाहिए, बताओ। देखो, अगर आपको जॉन सीना की ताकत ज्ञात करनी है तो जॉन सीना को आप जॉन सीना से, ये जॉन सीना है, मान लो C2 जॉन सीना है, इसकी अपने ताकत ज्ञात करनी है तो इसको आप किससे लड़ाओगे, किससे लड़ाओगे कि आप जो है इससे कम, जो मान लो स्टीरियो है, आप नाम सुना होगा आपने, तो वो जो है वो क्या है, कमजोर है जॉन सीना से, मान लेते हैं, पता नहीं है मेरे को कि वो कमजोर है। अगर जॉन सीना से कमजोर से लड़ाएंगे तो जॉन सीना एक कान पे मारेगा, वो मर जाएगा बस, या वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे तो जॉन सीना की ताकत का पता ही नहीं लगा कि जॉन सीना कितना तकड़ा था। ये तो पता लग गया कि स्टीरियो बहुत कमजोर था, लेकिन जॉन सीना कितना तकड़ा था ये नहीं पता चला। ठीक है, तो अब उसकी ताकत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको खली से भिड़ाएंगे। मान लो खली जो है ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो खली से भिड़ाएंगे और ये इधर जोर लगाएगा और इधर ये अपने पास है, मान लो जॉन सीना है, ठीक है, और इधर हमारे पास कौन है, खली। खली ज्यादा पावरफुल है, खली को पता है मैं इसको रोक तो सकता हूं। ठीक है, तो खली ने अब पावर लगाना शुरू किया इसके सामने। ठीक है, ये अब खली के सामने ये पावर लगा रहा है, तो खली को इसको रोकने में कम पावर लगे, थोड़ा सा ऐसे करके रोके रखे और जॉन सीना रुका रहे, तो इसका मतलब है जॉन सीना का जो विद्युत वाहक बल है वो कम है। लेकिन अगर खली को इसको रोकने में ज्यादा जोर लगाना पड़े तो इसका मतलब है जॉन सीना की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है ना, उसको आपको किससे भिड़ाना पड़ेगा, ऐसे सेल से भिड़ाना पड़ेगा जिसका विद्युत वाहक बल इससे बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इसी से ही हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे कि इसको मैं, अब ये दो बातें आपको पता लगी। यहां पर क्या हो गया, एक तो पोगेंड्रो प्रिंसिपल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बिल थोड़ा सा मतलब नया जुड़ा हुआ है। टीचर्स को भी प्रॉब्लम है लेकिन आप लोगों को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप स्टेप वाइज चीजें देखें। सबसे पहला तो आपको ये पता लग गया भाई दो रेसलर भिड़ाने पड़ेंगे। दोनों को भिड़ाने में ये ध्यान रखना है कि जिसकी हमें पावर ज्ञात करनी है उसको उससे तकड़े से भिड़ाना है, उससे कमजोर से नहीं। ये क्या होना चाहिए, ये पावरफुल होना चाहिए, ये पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो दो चीजें आपने सीख ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इधर सुनो, अब तीसरा पॉइंट इधर आओ। अब मैं C1 को भिड़ा दिया, C2 से भिड़ा दिया। C2 का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, इसलिए C1 ज्यादा विद्युत वाहक बल वाला है, EMF जो है इसका ज्यादा है। अब एक काम, फिर दूसरी बात जो है इसमें क्या समझ में आ रही है, इसमें यह समझ में आ रही है कि जब ये अपने से ज्यादा से पावर लगाएगा लेकिन इसको ज्यादा नहीं लगानी, इसको तो इतनी ताकत लगानी है कि ये इसको रोक ले। जब ये C1 C2 को रोक लेगा, दोनों ऑपोजिट, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में इसका जो इसके अंदर धारा प्रवाह जो है वो शून्य हो जाएगा। धारा प्रवाह जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य। जब दो सेल क्या किए जाए, एक दूसरे के विपरीत लगाए जाए और दोनों विद्युत वाहक बल बराबर काम में लें तो क्या हो जाएगा, इनमें धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस शून्य धारा प्रवाह की स्थिति में इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ना वो C1 के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, C1 के विभवांतर के बराबर होगा। ये आपको कि C1 का तो हम क्या लेंगे, विभवांतर, और C2 का क्या लेंगे, विद्युत वाहक बल। कि C2 के विद्युत वाहक का बल जो है वो C1 के विभवांतर के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो अब आप लास्ट में कंप्लीट एक बार बता देता हूं, फिर मैं लिखूंगा भी इस सिद्धांत को कि क्या किया गया है कि जब आपने क्या किया, C2 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, हमने इससे इसके तकड़े विद्युत वाहक बल, ज्यादा विद्युत वाहक बल से हमने इसको अपोजिट जोड़ दिया, विपरीत जोड़ दिया, दोनों विपरीत बल काम कर रहे थे। जब इसने इसके बराबर विद्युत वाहक बल लगाया तो इनमें धारा जो है वो क्या होगी, धारा प्रवाह इसमें शून्य हो गया, और शून्य हो गया तो इस स्थिति में C2 का जो विद्युत वाहक बल होगा वो C1 के विभवांतर के बराबर होगा। यही पॉइसॉन सिद्धांत है। ठीक है, तो आपको मैं अब सिद्धांत लिख करके दे रहा हूं, तो देखें कि यदि किसी सेल को उसके समान विद्युत वाहक बल वाले अन्य सेल के विपरीत जोड़ा जाए तो धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, आपको ये तो बात पता लगी कि अगर दो सेलों को जिनका समान विद्युत वाहक बल जिनके काम कर रहे हैं और उनको विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो उनका धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं है। अब आ गया हो, कहता है इस स्थिति में उस सेल, कौन सा सेल, मान लो मैं ये किसी सेल का समान विद्युत वाहक बल, ये जो सेल जोड़ा था वो C2 है, अन्य सेल से जोड़ा C1 है, और अन्य सेल से जिससे जोड़ा है वो C2 है। ठीक है, तो उस सेल, कौन सा, C1 सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो अन्य सेल के विभवांतर के समान होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। कहता है यदि किसी सेल को, जॉन सिन्हा को, उसके समान विद्युत वाहक बल वाले अन्य सेल के विपरीत जोड़ दिया जाए, खली समान नहीं है लेकिन खली समान लगा रहा है, ध्यान रखना, खली की पावर ज्यादा है लेकिन लगा उसके क्या रहा है, बराबर लगा रहा है, कि अन्य सेल के विपरीत जोड़ा जाए तो धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। खली को सिर्फ इतना ही काम करना है कि धारा प्रवाह शून्य करना है। ठीक है, शून्य हो जाता है। इस स्थिति में उस सेल का विद्युत वाहक बल, किस सेल का, जॉन सिन्हा का विद्युत वाहक बल अन्य सेल, किसके, खली के विभवांतर के क्या होता है, समान होता है। यही जो है पॉइसॉन सिद्धांत है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, +2 के एग्जाम के लिए, कि पॉइसॉन सिद्धांत क्या है। ये 12 फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिजिक्स में एक अन्य परिभाषा दे रखी है उसकी, हालांकि वो हमारे काम नहीं आती, हमारे तो यही काम आती है कि यदि किसी सेल को उसके समान विद्युत वाहक बल वाले अन्य सेल के विपरीत दिशा में जोड़ा जाए तो धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। और जब धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा ना, तो इस स्थिति में उस सेल का विद्युत वाहक बल अन्य सेल के विभवांतर के क्या होगा, समान होगा। ठीक है, मैंने यहां पर समान विद्युत वाहक बल वाला लिखा है, लेकिन समान विद्युत वाहक बल होगा नहीं, समान विद्युत वाहक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी इसका क्रियाविधि करवाता हूं तो फिर और समझ में आ जाएगा। पहले आप ये सिद्धांत नोट कर लो और इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर लो। चलिए भाई, अब देखो कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की विधि, लास्ट विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की विधि। अब हमने इस एपिसोड में जितना शुरू से पढ़ा है उन सब चीजों का उपयोग करते हुए चलते हैं। देखो कैसे, ये देखिए, विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन। ठीक है, ये देखें आप कैसे करेंगे विद्युत वाहक बल का मापन। सबसे पहले तो आप एक यहां पर सेल लगाएंगे जो +- है, और इस तरीके से ये आकर के यहां पर इसके टर्मिनल से, यहां इस टर्मिनल से, और इधर आ जाओ आप, ये दो टर्मिनल है। ये सेल का नाम है C।
ठीक है, और ये कौन सा है आपको एग्जाम्पल वाला खली है, मतलब इसका विद्युत वाहक बल सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या करता हूं, इसके साथ ये 2 पॉइंट जो मैंने छोड़े ना, इन पॉइंट्स पर एक तार जोड़ रहा हूं बच्चों, एक तार है उसको जोड़ रहा हूं, अलग कलर की बता रहा हूं, कारण मैं अभी बताऊंगा कि क्यों ये अलग कलर की है। ये लो, मैंने क्या किया, यहां पर इसको एक तार से जोड़ दिया। अब यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए आप जागते रहें। ये मैंने एक तार बनाई है बच्चों, थोड़ी सी यहां पे लाइट कलर की है, दाग कर देता हूं मैं इसको। ये एक चालक तार से जोड़ दिया। इसके अंदर क्या है कि यहां पर एक मीटर लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक स्केल फुट्टा होता है ना, जैसे वो फुट्टा लगा हुआ है यहां पर, देखो ये लो, ये फुट्टा लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बिंदु लगे हुए हैं, कैसे कि इसके अंदर माप लग गए, फुट्टा है तो माप तो लिखे ही होंगे, ये इस तरीके से 10, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 20, 1 2 3 4, फिर 30, 1 2 3 4, फिर 40, 1 2 3 4, 50, 1 2 3 4, फिर 60, 1 2 3 4, 70, 1 2 3 4, 80, 1 2 3 4, 90, 1 2 3 4, मतलब यहां पर लास्ट में 100 कर देना। इस तरीके से ये क्या लगा हुआ है, स्केल, ये स्केल फुट्टा होता है ना, स्केल के ऊपर ये तार कसी हुई है। ठीक है, ऊपर तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने साइड में दिखा दी। आप मीटर से तो इसको अपने कहते हैं, ये जो है लगा होता है, आपको विभव मापी है, ये आपको फिजिक्स लैब में मिल जाएगा। ये फुट्टा होता है, फुट्टे के ऊपर तार कसी होती है, और इसके ऊपर जो सेल लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा विद्युत वाहक बल वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके साथ यहां पर जो है ना, ये इस तरीके से लाएंगे। ये एक सेल है मेरे पास कोई प्लस माइनस, और ये एक्स सेल है। ठीक है, और इसका विद्युत वाहक बल जो है वो है ई एक्स, और एक मेरे पास यहां पर है एक ई प्लस, सॉरी ये जो है माइनस, ये मेरे पास मानक बोस्टन सेल है। कौन सा है, मानक बोस्टन सेल है। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल होगा ई एस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले इसका तो कुछ नहीं करता, ई एक्स सेल को क्या करूंगा, मैं एक पहले तो यहां पर इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ूंगा, यहां पर गैल्वेनोमीटर से, जो धारा के प्रवाह को बताता है, और इस गैल्वेनोमीटर से आगे एक तार जाएगी, और उस तार के ऊपर यहां पर क्या होगा, उस तार के साथ में क्या होगा, एक सर्पी कुंजी जुड़ी होती है। सर्पी कुंजी आप फिजिक्स लैब में जाकर के सर्पी कुंजी देख सकते हैं, पेन की तरह ही होती है सर्पी कुंजी। ठीक है, इस तरीके से ये सर्पी कुंजी जुड़ी होती है। ठीक है, आप क्या करोगे कि जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ना, मतलब ये एक्स सेल था, इसको इस तार को ला करके मैंने ये जो मैंने तार लगाई हुई है, ये तार किसकी है, पीटी और आईआर की, प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु की ये बनी हुई तार है। इस पर मैंने जब इसको मैं जैसे जैसे इस पर खिसकाता हूं ना, इस तार का मतलब क्या है कि इसका जो विद्युत वाहक बल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इधर की तरफ जाओगे तो बढ़ता जाएगा, इधर की तरफ जाओगे तो बढ़ता जाएगा। तो अब क्या है कि जब मैंने इस एक्स सेल को पर क्या किया, इस एक्स सेल से ये सर्पी कुंजी जोड़ करके इस सर्पी कुंजी को मैं इस पर खिसकाने लगा, इस तार पर खिसकाने लगा। तो पहले तो इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा था, इसका कम था यहां पर, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में धारा बह रही थी। अब इधर की तरफ जाओगे तो विपरीत दिशा का जो विद्युत वाहक बल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 इस बिंदु पर, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है डी, डी बिंदु पर इसका विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल बराबर हो गया। ठीक है, मतलब खली और जॉन सिन्हा जो है बराबर हो गए, बराबर बल लगा रहे हैं। तो बराबर बल लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में इसकी धारा क्या हो जाएगी, शून्य। तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या आएगा, शून्य। समझ में आ रही है बात कि हमने क्या किया, इससे जो सर्पी कुंजी जो जोड़ी हुई थी, वो सर्पी कुंजी जब मैंने इस तार पर बढ़ाई इधर की तरफ, और मैंने आपको कहा है कि इधर की तरफ बढ़ोगे तो इसका विद्युत वाहक बल बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमने यहां से तार सर्पी कुंजी यहां रखी तो धारा बह रही थी,
यहां रखी धारा बह रही थी, यहां रखी धारा बह रही थी, यहां रखी धारा बह रही थी, यहां रखी तो धारा बहनी बंद हो गई। इसका मतलब इस सेल का जो बाहर जो हमने सेल लगा रखा है, इसका इस सेल के विद्युत, यहां इस बिंदु पर इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो गया, बराबर, और शून्य विक्षेप आ गया है। ठीक है। और किसी सेल का, इस सेल का अगर विद्युत वाहक बल ज्यादा होता तो इसको ज्यादा दूरी तक इधर ले जाना पड़ता, और अगर इसका विद्युत वाहक बल कम है तो इसको थोड़ी दूरी तक ही इधर की तरफ लाना पड़ता। तो इसका मतलब है कि एक्स सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा ना, वो इस ए बी तार, ये ए बी तार है, ए बी तार पर सर्पी कुंजी को खिसकाने की जो दूरी है उस दूरी के समानुपाती होगा। ये दूरी ज्यादा दूरी तक खिसकाया जाएगा तो इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, इसको कम दूरी तक खिसकाया जाएगा तो इसका विद्युत वाहक बल कम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास एक, ई एक्स समानुपाती है ए डी। चलिए अब हम क्या करेंगे कि दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो समीकरण नंबर एक होगी। अब इसको तो देंगे हम हटा, इसको देंगे हटा और इसको जोड़ देंगे, मानक वोस्टन सेल को जोड़ देंगे, और इस मानक वोस्टन सेल से सर्पी कुंजी जोड़ करके फिर सर्पी कुंजी खिसकाएंगे इस पर, खिसकाते 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 मान लो ये सर्पी कुंजी जो है वो यहां पर आकर के यहां पर इस बिंदु का नाम है डी डैश, डी डैश। तो अब डी डैश बिंदु पर मानक सेल का को जब जोड़ करके सर्पी कुंजी को इस पीटी आई आर की तार, ए बी की तार पर जब खिसकाया गया तो क्या था कि इस डी डैश बिंदु पर ऐसा हुआ कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो गया, मतलब धारा प्रवाह 0 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब है इसका विद्युत वाहक बल फिर इस हिसाब से होगा। तो आप ई एस, मानक वोस्टन सेल का विद्युत वाहक बल समानुपाती किसके होगा, ए डी डैश दूरी के। समीकरण नंबर होगी 2। ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि अभी मैंने आपको मान नहीं बताए, लेकिन सीधा अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो एक्स का विद्युत वाहक बल ज्यादा है कि ई एस का, किसका ज्यादा है? अरे एस का सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी है, और दूरी के विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। और x के लिए कम दूरी तय करनी पड़ी है, कम दूरी तय करनी पड़ी है, तो इसका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। लेकिन कितना अभी अपनों ये मतलब इस ये जो मैंने समीकरण लिखी है, ई एक्स समानुपाती ए डी और ई एस समानुपाती ए डी डैश, इसका मतलब मैंने आपको समझाया है। अब आप कह दो कि समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स बटा में ई एस, समानुपाती से समानुपाती कट जाएगा, निशान आएगा बराबर का, और ए डी बटा में ए डी डैश। ठीक है। अब आपको किसका मान, आपको ये ज्ञात करना था, अज्ञात सेल ये था x, ये अज्ञात सेल था, तो आपको x का जो है ई एक्स, इसका विद्युत वाहक बल ई एस को इधर गुणा कर लेंगे, तो ए डी बटा में ए डी डैश इंटू ई एस। अब एडी दूरी जो है इस स्केल पर अपने पढ़ लेंगे, ये 50 आ रही है। ठीक है। और एडी डैश दूरी भी अपने पढ़ लेंगे, ये लगभग 65 आ रही है। ठीक है। तो ये एडी बटा में एडी डैश दूरी इंटू ई एस। अरे मानक वोस्टन सेल का विद्युत वाहक बल तो हमें पता ही है, 1.00183 मैंने लिखवाया था, तो इसको आप मान रख करके हल करोगे तो इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? आप किस तरीके से जो है वो किसी सेल के जो विद्युत वाहक बल के मापन में आपने इसमें इस वीडियो में जो सीखा है वो कि क्या समस्याएं आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, मानक वोस्टन सेल का क्यों करते हैं, इसमें इसका जो है विद्युत वाहक बल निश्चित होता है, अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, ताप गुणांक का मान कम होता है, कितना कम, 0.0004 वोल्ट पर केल्विन होता है। ठीक है। इसलिए मानक वोस्टन सेल काम में लेते हैं। मानक वोस्टन सेल का सचित्र वर्णन तो आप एच आकार का बनाते हैं, वो सारा लिख दिया आपने। फिर किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, तो पॉकेट ड्रॉप संपूरक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का क्या है ये सिद्धांत, कि यदि किसी सेल को अन्य सेल के साथ जिसका विद्युत वाहक बल उसके समान हो, विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए, ये देखो इसको और इसको विपरीत दिशा में जोड़ दिया, तो इसका विद्युत वाहक बल जब इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है तो धारा प्रवाह शून्य हो जाता है। तो जी का मान धारा प्रवाह क्या हो गया, शून्य। तो
तो इस स्थिति में इसका जो विद्युत वाहक बल होगा ना वो इस सेल के विभवांतर के क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसका यहां पर विभवांतर ही काम में आ रहा है। ये तो पूरा हमने जो है परिपथ बना रखा है, लेकिन इसका कोई परिपथ नहीं है, इसको तो सिर्फ हमने ये एक बिंदु ज्ञात करने के लिए जोड़ा है। इसका परिपथ खुला है, इसका परिपथ बंद नहीं है, इसका परिपथ बंद है। परिपथ बंद होता है तो विभवांतर होता है, परिपथ खुला होता है तो विभव होता है। तो इसलिए इसका तो विभव विद्युत वाहक बल या विभव है और इसका विभवांतर है। तो हम कह रहे हैं कि यदि किसी सेल को, पॉकेट ड्रॉप प्रिंसिपल समझ लो आप, किसी सेल को उसके समान विद्युत वाहक बल वाले किसी अन्य सेल के विपरीत जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो धारा प्रवाह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब दोनों के विद्युत वाहक बल इस बिंदु पर बराबर हो जाएंगे दोनों के, तो इसमें धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस सेल का विद्युत वाहक बल अन्य सेल के विभवांतर के बराबर होता है, समान होता है। ये पॉकेट ड्रॉप प्रिंसिपल था। फिर हमने इसका उपयोग किया, ये विभव मापी बनाया, ठीक है। इस पर जो है यहां पर एक पीटी और आईआर की तार लगी हुई थी जो मीटर स्केल पर कसी हुई थी, ठीक है। हमने इस पर सर्पी कुंजी को खिसकाया। ये क्या है, ये है सर्पी कुंजी, इसका नाम है सर्पी कुंजी, ठीक है। जब भी स्कूल लगेंगे तब जो है आप इसको जाकर के लैब में देखेंगे। सर्पी कुंजी को इस पर खिसकाया तो जिस बिंदु पर शून्य आ गया वो दूरी हमने ज्ञात कर ली। मान लो EX के लिए दूरी आई AD, ES के लिए ये दूरी आई AD डैश, ये भी इसके समानुपाती होता है दूरी के, ये भी समानुपाती होता है। समीकरण 1 में 2 का भाग दिया और इस तरीके से अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। इधर देखिए एक समस्या और आ रही है कि ये PTIR की तार हमने क्यों ली। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि विभव मापी में जो तार लगी होती है या विद्युत वाहक बल के मापन में जो हम तार लगाते हैं वो किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु की बनी होती है। प्लेटी और आईआर, प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु की बनी होती है। अब पूछा जाएगा कि पीटी और आईआर की मिश्र धातु की ही क्यों बनाई, तो इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, ये पेपर में आएगा, किताब में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। देखो पहला कारण तो ये है कि ये जो आपके पास तार होती है ना ये अति कठोर होती है। पीटी और आईआर से मिलकर बनाओगे ना तो अति कठोर होगी। अति कठोर होने का क्या, अति कठोर बनाने का क्या कारण है कि जब इस पर हम सर्पी कुंजी खिसकाएंगे ना, खिसकाने से इसके जो इस तार के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लो इस पर मैं बार बार कोई चीज ऐसे घिसाऊंगा तो ये तो घिस घिस के ये तो पतली हो जाएगी, लेकिन पीटीआईआर घिस करके पतली नहीं होती क्योंकि ये अति कठोर होती है। पीटीआईआर मिश्र धातु से बनी होने के कारण ये अति कठोर होती है और सर्पी कुंजी के खिसकने से, सर्पी कुंजी के खिसकने से इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। एक तो इसलिए पीटीआईआर की बनी होती है। दूसरा कारण है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है जिससे ये विभव संतुलन में जो है आसानी रहती है। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण विभव संतुलन आसानी से हो जाता है। अगर प्रतिरोध कम होता तो विभव संतुलन जो है वो क्या होता, मतलब ये आपने बहुत दूरी दूरी तक ले जाते तो भी संतुलन ना होता। लेकिन प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा दूर खिसकाओगे तो भी संतुलन हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 कारण लिखोगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो विभव मापी में तार लगी होती है किसकी लगी होती है, तो आप कहोगे पीटीआईआर की। क्यों लगी होती है पीटीआईआर की, तो आप कहोगे कि अति कठोर होती है और सर्पी कुंजी को बार बार इस पर खिसकाने से इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा आप ये या आपको कि अति कठोर होती है, सर्पी कुंजी इसको पर खिसकाने से इस पर ये घिसती नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं आपने। दूसरा कहेंगे कि इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है जिसके कारण से क्या होता है कि विभव संतुलन आसानी से हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने विभव का मापी से किसी सेल का विद्युत वाहक बल आपने ज्ञात किया, EX AD में AD डैश ES, ठीक है। ये तो आपका टॉपिक हो गया खत्म। लेकिन ये आप टॉपिक सीख गए, सब कुछ सीख गए, आपको याद हो गया, लेकिन फिर भी आपके पास एक समस्या है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखो
बुक से आप पढ़ोगे तो इतना स्पष्ट, इतने साफ शब्दों में ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे अब आपके सामने इतना पढ़ने के बाद में एक डाउट आ गया, आपको लग रहा होगा कि सर हमने वोल्ट मीटर भी काम में लिया है, वोल्ट मीटर भी काम में लिया है, हमने सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी काम में लिया है, ठीक है, हमने मानक बोस्टन सेल भी काम में लिया है, बोस्टन सेल भी काम में लिया है। तो इन तीनों का अलग अलग क्या उपयोग होगा? एक जो है हमने एक और काम में लिया था क्या, कि हमने जो है जो आपने वो ज्ञात किया था ना, क्या चालकता ज्ञात की थी। तो चालकता ज्ञात करने के लिए आप क्या काम में लेते थे? चालकता मापी सेल या व्हाइटस्टोन ब्रिज, व्हाइटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इतनी चीजें आपने काम में ली। तो इनका कहां कहां क्या क्या उपयोग था, एक बार हमें एक साथ बता दो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा मापन तो हमने बहुत बार कर लिया, अब किस में क्या क्या मापन किया था, अब कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप मिलाओ, वोल्ट मीटर से तो सिर्फ विभवांतर ज्ञात किया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सी से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी एक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है, मानक अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है एक इलेक्ट्रोड का। और मानक बोस्टन सेल से विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और व्हाइटस्टोन ब्रिज से चालकता का मापन किया जाता है। अभी आपने व्हाइटस्टोन ब्रिज को ऐसा ही कुछ किया था, व्हाइटस्टोन ब्रिज में भी जैसा आपने मानक बोस्टन सेल में किया है, दोनों में समान प्रक्रिया है। लेकिन व्हाइटस्टोन ब्रिज से हमने किसको ज्ञात किया था? चालकता को। और मानक बोस्टन सेल से हम किसको ज्ञात करते हैं? विद्युत वाहक बल को। तो ठीक है, इन चारों को एक साथ आप लिख लो करके रख लोगे तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके अंदर जो 4-5 चीजें पढ़ ली है वो मिक्स नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो खत्म होने पर आपको महसूस होगा कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि किस बच्चे ने कितना इस वीडियो में नया सीखा। ठीक है, ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।